हेलो स्टूडेंट। आज हम दो ध्रुवीयता का अंत पाठ का चौथा भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इससे पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से शॉक थेरेपी के माध्यम से साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ढाला गया। जब उसको पूंजीवादी चरित्र में ढाला गया तो वहां पर समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसको क्रम से नष्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो गमन हुआ ना, उस गमन को निर्देशित कर रहे थे वर्ल्ड बैंक और IMF। ये दोनों ही संस्थाएं घोर पूंजीवादी संस्थाएं हैं और ये दोनों ही संस्थाएं समाज कल्याण की जो भी योजनाएं होती है उनको गैर और उत्पादक व्यय के रूप में वर्गीकृत करती है। और पहली शर्त होती है, अगर कोई देश IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है तो पहली शर्त रहती है कि भाई आप गैर उत्पादक जो व्यय है उनको समाप्त करोगे। तो यहाँ पर भी इनको समाप्त किया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि सरकारी रियायतों का खात्मा हो गया और इसके कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए, क्योंकि उनकी जो बचत है वो समाप्त हो गई। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। जो आपका मध्यम वर्ग था, जो कि अभी सरकारी योजनाओं के सहारे अपनी जो बचत है उसको बढ़ा रहा था, आगे बढ़ रहा था, मध्यम वर्ग में आ गए थे कुछ लोग। अब वो भी जो है उनका रियायतों की समाप्त हो जाने से उनकी बचत कम हो गई और वो भी जो वर्ग है वो हाशिए की तरफ आ गया। अकादमिक और बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या फिर USSR को छोड़ करके बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। अब देखिए, निजीकरण सरकार नियंत्रित जो वहां पर कारखाने थे, उन कारखानों को गराज सेल के माध्यम से औने पौने दामों पर लोगों को बेच दिया गया और सरकारी जो नियंत्रण है वो समाप्त किया गया। इसी को निजीकरण कहते हैं। भारत में भी इसी तरीके के निजीकरण को हम आजकल देख रहे हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक द्योतक होता है कि सरकार जो है LPG रिफॉर्म करती है। LPG में आप L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें फॉलो की जा रही है। खासतौर से 1991 के बाद में जो भारत में भी उदारीकरण आया उसमें ये चीजें शामिल है। LPG उसमें से P फॉर प्राइवेटाइजेशन ही निजीकरण है। इन विषमताओं को नई विषमताओं को इन्होंने जन्म दे दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खास तौर से हम अगर बात करें किसकी, भाई बात करें रूस की, जो वर्तमान में जो रूस है आपका, उसमें अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना वो चौड़ी होती गई। पहले की व्यवस्था के विपरीत धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता विद्यमान हो गई। आर्थिक बदलाव की को बड़ी प्राथमिकता दी गई। जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो मूल रूप से इसकी उत्पत्ति एक आर्थिक विचारधारा के रूप में हुई और रूस में जो 1917 की जो आपकी क्रांति थी, उस क्रांति में भी इसका जो मुख्य चरित्र था वो आर्थिक ही था। फिर धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक चरित्र इसने अपना लिया। तो जब USSR समाप्त हुआ, एक तरीके से आपकी जो इसका जो आर्थिक चरित्र है वो उसकी विफलता को दिखाता है। तो वहां पर सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो किया गया कि आर्थिक बदलाव कर दिया जाए। जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके बजाय कौन सी व्यवस्था पे आ जाए? उसके बजाय पूंजीवादी व्यवस्था पर आ जाए। तो इसके लिए तो वर्ल्ड बैंक से लेकर के IMF से लेकर के जो यूरोपीय देश है, चाहे अमेरिका है, इन सभी ने बड़ी तेजी दिखाई और बहुत तेजी से प्रयास किया। और वहां के USSR के जो लोग थे, जो 15 गणराज्य के जो लोग थे, उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया कि इसको बहुत तेजी से आर्थिक बदलाव कर दिए जाए और उनको कर भी दिए गए, उनको प्राथमिकता दी गई। उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। ध्यान रखने वाली बात है, आज भी इस तरीके की चीजें वहां आपको देखने को मिल जाएगी। आगे पढ़ेंगे किस तरीके से वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर आर्थिक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद से साम्यवाद में पहले आर्थिक जो है तरीका है वो अपनाया गया। उसके बाद में लोकतंत्र को हटा करके वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी को ही एक प्रमुख रूप से मुखिया बना दिया गया।
सारी राजनीतिक गतिविधियों का। तो जब ये सारी चीजें समाप्त हुई, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया गया। लेकिन वहां पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, कौन सी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और आपका न्यायपालिका, इन तीनों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इन सभी देशों के जो संविधान है वो हड़बड़ी में तैयार किए गए, यानी जल्दी जल्दी में तैयार किए गए थे। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। आज भी माननीय व्लादिमीर पुतिन साहब कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में ही है। उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति दे दी गई, थमा दी गई, जैसा कि हम आज भी देख रहे हैं। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। वहां पर जो संसद है उसको क्या है, इतनी ज्यादा पावर या फिर उसको जो शक्तियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मध्य एशिया के देश जो आपके 7 देश हैं, उन 7 देशों की स्थितियां क्या रह गई कि वहां पर राष्ट्रपति को जो है बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ तो सत्तावादी हो गए, यानी कि उनका ये के प्रकार उनकी सत्ता बरकरार रहे, ये उनका प्रयास रहा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर 2 देशों की चर्चा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो तुर्कमेनिस्तान, कौन सा भाई, तुर्कमेनिस्तान, और एक उज्बेकिस्तान। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आपका बाबर था, वो बाबर मूल रूप से उज्बेक ही था। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल को हिस्ट्री के साथ भी जोड़ रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से सब्जेक्ट्स को आपस में इंटरलिंक करना आना चाहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, चीजों को आप बेटर तरीके से याद भी रख पाएंगे। तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का हमारे सामने यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जहाँ के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल यानी नियुक्त किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी, और ये लोकतंत्र जो है उसकी प्रमुख विशेषता होती है कि अगर आप सरकार से असहमत हैं, सरकार की नीतियों से असहमत है, तो आप उनका विरोध वैचारिक रूप से या आप दूसरे तरीकों से उनका जो शांतिपूर्ण तरीके हैं उनसे विरोध कर सकते हैं, जता सकते हैं। वो वहां पर व्यवस्थाएं नहीं लागू हो पाई, जैसा कि भारत में हम देखते हैं। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति, उनका जो जुडिशल सिस्टम जो था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी भी बाकी है। वहां भी जो जुडिशरी है, जैसे भारत में देखिए आप, अमेरिका में देखिए आप, अमेरिका में तो 3rd चैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव कहलाता है। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा वाले पार्ट के अंदर आपने देखा होगा, या आप जब आगे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से अमेरिका की जो न्यायपालिका है या फिर ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो कितनी पावरफुल है कि वो संसद के द्वारा किए गए फैसलों की व्याख्या करती है, और उसमें थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ पाए जाने पर वो तुरंत ही उस फैसले को रद्द कर लेती है, जैसा भारत में भी है। तो वैसा यहाँ पर नहीं हो पाया। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी कि अपनी आजादी के 10 वर्ष बाद खड़ा होना शुरू किया। शॉक थेरेपी ने वहां की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से पूर्ण नष्ट कर लिया, और एक बार फिर से वहां की जो अर्थव्यवस्था रीडेवलप होनी शुरू हुई तो उसको कम से कम 10 साल लग गए। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किस कारणों से, किन कारणों से वहां की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होनी शुरू हुई? तो वहां पर पहला है खनिज तेल। हम सभी ने पढ़ा है आज जो भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के जो तनाव है, विदेश व्यापार को लेकर तनाव है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के द्वारा जो अमेरिका द्वारा जो भारत पे आरोप लगाया जाता है कि भाई भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, उस तेल से रूस को जो पैसे मिल रहे हैं उससे वो युद्ध जारी रखे हुए हैं। तो वहां पर खनिज तेल, खासतौर से वहां पर जो रूस का जो एक आपका पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला के आसपास में ये तेल और गैस बहुत अधिक मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक गैस। हम अगर आपने इन दिनों अखबार को ध्यान से पढ़ा होगा तो जब भारत के ऊपर ये देश जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, या यूरोपीय कंट्री जो है, ईयू के देश जो है, वो बार बार ये प्रेशर डालते हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, तो भारत का जवाब आता है कि आप भी तो वहां से प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। तो ज्यादातर जो यूरोप के अंदर प्राकृतिक गैस की सप्लाई है ना, वो आज भी रूस से होती है। और धातु धातु यानी वहां पर जो मेटल जो है उसके जो खनन है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधनों का जो निर्यात वहां पर शुरू हुआ, उसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्थाएं फिर से खड़ी हो पाई। रूस
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है। रूस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का एक आपने कहीं फोटो देखा होगा तो वहां पे एक ऐसा कुआं है या एक बड़ी सी जगह है जहां पर हर वक्त आग जलती रहती है, उसको वहां पे नर्क का द्वार भी कहते हैं। वो वास्तव में वहां का जो प्राकृतिक गैस का जो रिसाव है उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। अच्छा, एक चीज और है, तुर्कमेनिस्तान के साथ में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन चार देशों ने एक पाइपलाइन लाने का एक समझौता किया है, जिस पाइपलाइन का नाम है TAPI, तापी। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। तो ये प्राकृतिक गैस का सबसे बढ़िया स्रोत है या बहुत बड़ा स्रोत है तुर्कमेनिस्तान में। फिर उज्बेकिस्तान और अजरबैजान, ये भी तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिला। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर से शुरू हुआ। व्हाट इज विनिर्माण भाई? विनिर्माण इज मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नई चीजों का निर्माण करना रॉ मटेरियल के माध्यम से, दैट इज विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब मकान निर्माण नहीं है, वो अलग चीज है, वो सिर्फ निर्माण है। और ये विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है। मकान निर्माण इज बिल्डिंग। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीय गतिविधियां, तृतीय गतिविधियां। तो वहां पे जो विनिर्माण है वो द्वितीय गतिविधियों में शामिल किया जाता है। अगला है संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। देखिए आप, दो तरीके की वहां पर आंतरिक और बाह्य संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई। अब कई देशों में तो गृह युद्ध हुआ और कुछ देशों के अंदर आपसी झगड़े भी हुए, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अनेक गणराज्यों में एक तो गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब अपने ही देश के लोगों के द्वारा अपनी सरकार या अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठा देना। फिर वहां पर बगावत भी हुई सरकार के विरुद्ध, इसको भी झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने अगर अखबार अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते होंगे, वैसे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को भाई अखबार पढ़ना ही चाहिए। सॉरी, बिना अखबार पढ़े आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं हो। तो ये जो बाहरी ताकतों के जो दखल की स्थितियां है, जिसको अपन डीप स्टेट कहते हैं, कई देश भी जो है, आपने अगर हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा या जो विद्यार्थियों की हिस्ट्री है तो वहां पर आपने जो नव साम्राज्यवाद है, नव उपनिवेशवाद है जैसी स्थितियां देखी होगी, जहां पर आर्थिक उद्देश्यों से, नव उपनिवेशवाद जो है ना वर्तमान में, तो वहां पर क्या किया जाता है, आर्थिक उद्देश्यों से किसी देश के अंदर हस्तक्षेप करना, उनकी नीतियों को इस तरीके से डिजाइन करना जिससे कि जो बड़ा देश है उसको फायदा हो। जैसा हाल ही में अमेरिका का देख रहे हैं हम, अमेरिका चाहता है कि भारत जो है उसके कहे अनुसार चले और भारत मना कर रहा है। तो इस तरीके से बाहरी ताकतों का जो दखल है वो बढ़ा है। अपने आसपास में भी जो आपने अभी देखा है, जो बर्मा में हो रहा है, या फिर जो आपके बांग्लादेश में हुआ, जो आपके नेपाल में हुआ, जो आपके पाकिस्तान में हुआ आसपास में, वो भी कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप को दिखाता है। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। वहां पर रूस के दो गणराज्य, अब देखते हैं कि किस तरीके से गृह युद्ध की जो स्थितियां है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। रूस के दो गणराज्य चेचनिया और दागिस्तान, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले काफी वर्षों तक। लगभग सन 2012 के आसपास तक लगातार चेचनिया का जो विद्रोह है और दागिस्तान का जो विद्रोह है वो बहुत आगे बढ़ा हुआ था। धीरे धीरे उस पर नियंत्रण हालांकि पा लिया गया है। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। हालांकि अगर ये लेसन वैसे थोड़ा पुराना है, अगर वर्तमान स्थितियों तो देखे, स्थितियों के ऊपर थोड़ा सा अपन नजर डाले तो वहां पर लगभग ये आंदोलन अब शांत हो चुके हैं। मध्य एशिया में अब आ जाते, मध्य एशिया में जो आपके 7 गणराज्य थे और जो बाद में 7 देश बन गए, वहां पर क्या स्थितियां रही। ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। सांप्रदायिक संघर्ष मतलब धर्म के आधार पर दो गुटों के बीच में संघर्ष। फिर आते हैं अजरबैजान के बारे में। हाल ही में ये संघर्ष फिर चर्चा में है, चल रहा है। अजरबैजान
का एक प्रांत नगार्नो कराबाख। ध्यान रखिए, ये सवाल आरएस से लेकर आईएएस से लेकर के और 12वीं की परीक्षा तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये नगर्नो काराबाख जो है ये अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो आर्मेनियाई मूल की है। किसकी है भाई? आर्मेनियाई मूल की है। और वो चाहते हैं कि हम अलग होकर के किस में मिल जाए भाई? आर्मेनिया में मिल जाए। तो इन्होंने वहां विद्रोह करके और अपना जो क्षेत्र है इसको एक तरीके से स्वतंत्र घोषित कर लिया। अजरबैजान है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और ये आर्मेनियाई जो है ना वो लोग जो है ईसाई बहुल क्षेत्र है। तो ये अलग होकर के नगर्नो काराबाख जो अजरबैजान का क्षेत्र रहा है, वहां के जो लोगों ने विद्रोह कर दिया और आर्मेनिया में मिलने का प्रयास किया। जॉर्जिया में दो प्रांत, जॉर्जिया एक देश है जो कॉकेसस के आसपास के जो देश है, दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। आज का सबसे हॉट टॉपिक वर्तमान का है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर आपको पता है यूक्रेन रशिया का अभी वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है लगातार। यूक्रेन के कुछ क्षेत्र है 2014 में जो क्रीमिया कहते हैं अपने यहाँ, उसको रूस ने पहले ही 2014 में कब्जा कर लिया था। और वर्तमान में ये जो आपके दोनों और ये जो प्रांत है यूक्रेन के, वहां के कुछ जो स्थानीय विद्रोही है वो भी रूस में मिलना चाह रहे हैं। फिर दूसरा है किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अब यूक्रेन में तो मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है जो कि पूरे विश्व के लिए तनाव का कारण बना हुआ है। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। नदी जल जैसा कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी मुद्दा है, इसी तरीके के वहां पर भी नदी जल को लेकर के सवाल और मामले चल रहे हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का वहां पर माहौल देखा जा सकता है और आम नागरिक का जीवन दुर्भर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक भंडार संसाधन जो है, कौन से हाइड्रोकार्बनिक मतलब आपके पेट्रोलियम जो है, ये वाले विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। यहाँ पर जो बाहरी कंपनियां हैं वो चाहती है कि हमारी कठपुतली सरकार बैठ जाए और हम कई वैसे नीतियां बने। तो ये प्रयास हर जगह चलते रहते हैं। भारत के खिलाफ भी इसी तरीके के जो प्रयास है वो चल रहे हैं। यह क्षेत्र रूस, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, रूस, क्योंकि ये रूस के ऐतिहासिक रूप से रूस के हिस्से रहे हैं, जो यूएसएसआर है उसके हिस्से रहे हैं। फिर आपका चीन, चीन विश्व में एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है और इसी को देखते हुए आपको पता हो तो चीन ने संघाई सहयोग संगठन, एक जो संगठन बनाया है, वो संगठन जो एससीओ के रूप में जाना जाता है, उसमें इन्हीं मध्य एशिया के देशों के साथ में तालमेल बिठाने के लिए और अपना जो प्रभाव है वहां पर जमाने के लिए रूस प्रयास करता रहा है। फिर अफगानिस्तान से सटा है ये जो क्षेत्र है ना, ये रूस, चीन और अफगानिस्तान से लगा हुआ है नक्शे में, अगर अपन देखेंगे आगे। तथा पश्चिमी एशिया के नजदीक है। किसके नजदीक है भाई? पश्चिमी एशिया के नजदीक है। ये सीरिया वगैरह, ईरान वगैरह जो क्षेत्र है आपका। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था। जो 9/11 की जो घटना हुई ना, उसमें अमेरिका जो है जब अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने आया आतंकवाद के खिलाफ, तो वहां पर अपना सैन्य ठिकाना इन क्षेत्रों में बनाना चाह रहा था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी देशों को भुगतान किया, पैसे दिए कि भाई आप हमारे जहाज यहाँ से उड़ने दीजिए, हमारे जहाजों के लिए यहाँ पे जो फीलिंग स्टेशन है वो बनने दीजिए। वो सारी चीजों के लिए वहां पर अमेरिका ने प्रयास किया। इसके अलावा अफगानिस्तान तथा इराक के युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति प्राप्त की थी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। हमें पहले से पता है भाई कि एक समय में ऐतिहासिक रूप से यूएसएसआर के सदस्य थे। तो ये जो अपने मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, जो 7 देश है, वो एक तरीके से रूस के बिल्कुल पड़ोसी है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। सारा खेल प्रभाव का है। अमेरिका चाहता है वो उनके प्रभाव में रहे, रूस चाहता है वो उनके प्रभाव में रहे, चीन चाहता है कि वो उनके प्रभाव में रहे। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से यहाँ 3 शक्तियां हैं। पहला कौन? रूस, दूसरा कौन? चीन, और तीसरा कौन? अमेरिका। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। आ जाते हम, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से पूर्वी यूरोप में परिवर्तन आए।
चेकोस्लोवाकिया जो पूर्वी यूरोप का एक देश हुआ करता था, वो शांतिपूर्वक ढंग से दो भागों में बट गया, और वो नस्ल के आधार पर चेक नस्ल के लोग और जो स्लोवाक जो लोग थे, नस्ल के आधार पर चेकोस्लोवाकिया के दो भाग हो गए। जैसा कि नाम में ही है, चेक और स्लोवाकिया दो देश बने। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र, ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है, तुर्की के पास वाला क्षेत्र जो है, वहां पर गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। कहां पर हुआ भाई? यूगोस्लाविया में। आपने यूगोस्लाविया को और कहीं पे पढ़ा होगा, मुख्य रूप से जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बात करते हैं, तो नेहरू जी के साथ में यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति जी जो थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया था। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नेटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गुट है, उसने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से भारत का इन क्षेत्रों के अंदर, मध्य एशिया के अंदर सांस्कृतिक प्रभाव आपको बहुत जोरदार तरीके से देखने को मिलेगा। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। आज हम वर्तमान में भी देखें ना, तो वहां पर हिंदी फिल्में जो है ना, वो वहां पर लोगों की पहली पसंद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर उसकी पायरेटेड कॉपियां, यानी गैर कानूनी तरीके से जो उसकी कॉपियां बनाई जाती है, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती है। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नजदीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पथ की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के सर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। कहां से मंगाते हैं भैया? पेशावर से। पेशावर आपने नाम सुना ही होगा, पाकिस्तान का जो सीमांत प्रांत है, वहां का एक शहर है। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तेरे दीवाने हैं, यानी बहुत ज्यादा लोग दीवाने हैं। मैं तो कहूंगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते। कितने भाई? 70%। देखो, शक्ति की जब हम बात करें, प्रभाव की बात करें, तो दो तरीके से प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। एक है आपका हार्ड पावर के माध्यम से, सैन्य शक्ति के माध्यम से, और दूसरा होता है सॉफ्ट पावर के माध्यम से, जैसा कि भारतीय फिल्में हैं, या भारतीय संगीत है, या फिर भारतीय जो अपना योग है, भारतीय संस्कृति है, इनके माध्यम से भी उन जो दूसरे देश है उनके लोगों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो भारत की यहाँ पर जो फिल्में हैं, वो एक सॉफ्ट पावर की नीति के रूप में वहां कार्य कर रही है। हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई है, वे एशिया के अंग है और उनकी एक साझी संस्कृति है। इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी, उज्बेकिस्तान वासी उनके अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, हम लोग जहां भी जाते हैं स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि भाई तुम्हारी वो फिल्म बहुत अच्छी थी, तुम्हारे वो हीरो बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीजें, इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म, संस्कृति, गीत, ये देखिए आप, ये सारे के सारे भाई साहब सॉफ्ट पावर के साधन हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म, संस्कृति, गीत और खास तौर पर राज कपूर, कौन? राज कपूर साहब जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हुए हैं। ये करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, ये इनके सबके परिवार के पुरोधा है। वो यहाँ पर घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे ना मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। ये बीबीसी के मध्य एशिया संवाददाता जो है लुइस हिडाल्गो की जो रिपोर्ट है, वहां से ये आपके लिए भारतीय सॉफ्ट पावर किस तरीके से वहां प्रभावी है उसको बताने वाली रिपोर्ट यहाँ पर अपन ने पढ़ी। अब आ जाते हैं भाई एक बार फिर से कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत का क्या संबंध रहा। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं भारत और सोवियत संघ का रिलेशन कैसा था।
फिर से देखिए, आप भारत और सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, यानी पुराने रिश्ते की। वर्तमान में भारत और रूस का संबंध है। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच बहुत गहरे संबंध थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, यानी बहुत अलग अलग स्तरों पर अलग अलग चीजों को लेकर भारत और सोवियत संघ के रिलेशंस थे। सबसे पहले हम आर्थिक तौर पे देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा प्रश्न आपके आ सकता है कि यूएसएसआर के दौर में भारत और यूएसएसआर के संबंधों की व्याख्या कीजिए, या भारत के और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आर्थिक आधार पर हमारे संबंध कैसे थे भाई? सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। भारत नए नए आजाद हुआ था, और नेहरू जी के दौर में प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भारत में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां लगाई गई, स्टील के क्षेत्र में हो चाहे और भी क्षेत्रों में, खासतौर से स्टील के क्षेत्र में जो भी काम किया गया था वो बहुत ही श्लाघनीय है। तो वहां पर रूस ने उसमें काफी मदद की थी। तो सोवियत संघ ने, देखिए आप भिलाई, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये बोकारो, ये जो लौह इस्पात के जो केंद्र हैं वो हैं, और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो भारत की आज बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, जो कि विदेशों तक में बड़े बड़े ठेके लेती है और भारत की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती है, उसके निर्माण में रूस ने बहुत मदद की थी, यूएसएसआर ने, सॉरी। जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी, खाली पैसे ही नहीं बल्कि तकनीक भी तो चाहिए ना, तो वो तकनीकी सहायता भी इन्होंने दी थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। फिर है राजनीतिक, तो राजनीतिक तौर से सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर 1971 में पाकिस्तान से गृह युद्ध के दौरान मदद की थी, खासतौर से जो अपना जंगी जहाजी जो बेड़ा था वो भेज करके, जो जिसने कि अमेरिकी जहाजी बेड़े को रोका था। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। वर्तमान में भी ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो आयाम है, वो जारी हैं। सैन्य आधार पर देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक सैन्य यंत्रों का स्रोत रहा है रूस और यूएसएसआर। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य तकनीक, देखो सैन्य साजो सामान देना एक दूसरी बात हो सकती है, लेकिन उसकी तकनीक देना सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भी देश अपनी तकनीक बेचना नहीं चाहेगा। अभी जो भारत के ऊपर जो अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप हमारा F-35 ले लो, तो भारत के साथ में यही तो मुद्दा चल रहा है कि भाई आप हमें तकनीक की जो ट्रांसफर है वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। तो वहां पर रूस ने न सिर्फ आपने हथियार दिए बल्कि उनकी तकनीक भी दी। एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण आप ले सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम में ली गई थी। वहां पर न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइलें दी गई बल्कि संयुक्त उपक्रम बनाया गया भारत और रूस की कंपनियों ने, और फिर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो भारत में आई। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। आज आपका जो MiG-29 है, ठीक है, और जो आपका और भी दूसरे जो लड़ाकू विमान है, वो सारे लड़ाकू विमान ज्यादातर जो है वो रूस के ही है। या फिर सुखोई 30 MKI है, ये सुखोई 30 MKI तो 70 या 90% तक लाइसेंस प्राप्त करके भारत में ही बनाया जा रहा है। इसलिए एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो सैन्य और S-400 को हम कैसे बोल सकते हैं, जिसने जिस तरीके से, ये वर्तमान परिदृश्य बता रहा हूँ आपको, और यूएसएसआर के टाइम पे थोड़ा सा अलग रहा होगा परिदृश्य, क्योंकि उस समय ये तकनीकें उपलब्ध इतनी मात्रा में नहीं थी। वर्तमान में जो S-400 है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, वो सारी चीजें सैन्य जो है समर्थन जो रूस से और यूएसएसआर में प्राप्त होता है और हुआ था, उसको बता रहा है। फिर संस्कृति, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्राएं की थी। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। आपने अगर NSTC, एक
व्यापारिक मार्ग जो है, जो कि ईरान से शुरू होता है, वो बनाया है नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो कि भारत को ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जो मध्य एशिया के देश और मध्य एशिया के देश से रूस को जोड़ने के लिए एक नया व्यापारिक कॉरिडोर जो बनाया गया है, जिसके बारे में अगर आपने आज का अखबार पढ़ा होगा तो उसमें एक न्यूज थी कि चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिका ने जो छूट दे रखी थी भारत को, वो छूट अमेरिका ने वापस ले ली है। तो वो उस एनएसटीसी का ही भाग है। भारत ने न सिर्फ रूस के साथ बल्कि जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ भी बहुत ही बेहतरीन संबंध कायम किए हैं। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। रक्षा क्षेत्र से देखिए, आर्थिक क्षेत्र से देखिए, ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र से देखिए, रूस के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। हमें जो जरूरत होती है हमारे देश की जनता को, की जैसी जो सोच है सकारात्मक एक दूसरे के प्रति, उससे ये मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने पहचाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। भारत, रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। आज भी भारत ये चाहता है। भारत जब भी कभी भी शक्ति गुटों की बात आती है तो भारत हमेशा ही, भारत का एक पक्ष ये था कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं हो, दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए, जिससे कोई भी देश सिर्फ अपनी लाठी से दुनिया को हाके, ऐसा भारत को स्वीकार्य नहीं रहा है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो। सवाल आ सकता है कि भाई बहुध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई सारी शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, यानी जो क्षेत्रीय जो संगठन है उनको ज्यादा जगह मिले, जैसे कि संघाई सहयोग संगठन हो गया, आपका दक्षेश हो गया, या फिर आपका जो आसियान हो गया। ये संगठन आगे हम पढ़ेंगे लेसन्स में। तो ये वास्तव में क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिलने वाली बात है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। ये तो हमारे भारत की जो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी जो गुटनिरपेक्ष नीति का सबसे कोर तत्व जिसको हम कहते हैं वो है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। तो अपने यहाँ से, कहाँ से भैया, आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ से रूस से लेकर के ये जो है बनाया जाए तक, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत का विश्व व्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति क्या नजरिया है, समझाइए। तो आपको ये छोटे क्वेश्चन के रूप में, यानी कि आपके जो 4 नंबर के क्वेश्चन होता है उसके रूप में आ सकता है, बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ये ध्यान से आपको याद करके जाना है। यहाँ से मैं पूरे को अंडरलाइन कर लेता हूँ, आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ तक। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने लिए एग्जाम में भी बहुत ही काम की चीज हो जाएगी। सन 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर, ऊर्जा आपूर्ति जिसमें पेट्रोलियम से लेकर के परमाणु ऊर्जा तक है, वो जो रिएक्टर्स हमें रूस से मिल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी यूएन में कोई मामला आता है या द्विपक्षीय जो वार्ताएं होती है उसमें रूस हमें सपोर्ट करता है। से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी हमें, आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी हमें मिलता है। पश्चिमी एशिया में जो पहुंच है वो भी रूस के माध्यम से मिल रही है, तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया भाई कि भारत को रूस के साथ संबंधों से क्या क्या फायदे हैं। फिर से 4 नंबर का सवाल आ सकता है। ये यहाँ से लेकर के, जो मैंने ये भारत शब्द से लेकर के, कहाँ से भैया, ये यहाँ से लेकर के और
या फायदे हुए तक ये महत्वपूर्ण है। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। अभी S-400 हमने लिया है, S-400 की 5 जो यूनिट्स जो हैं वो हम लेने के लिए प्रयासरत है। हमारा समझौता हो रखा है लेकिन 3 ही मिली है। तो इसके बाद अब S-500 के लिए भी प्रयास जारी है। भारतीय सेना को अधिकांश साजो सामान 60 to 70% हमारे जो हथियार है वो रूस से प्राप्त होते हैं। चाहे आप AK-47 की से लेकर के बड़े से बड़े टैंक है, चाहे आपके अर्जुन है, चाहे भीष्म टैंक है, चाहे सुकोई है, चाहे आपके मिग सीरीज है, चाहे आपका और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे जो सैन्य उपकरण हैं वो रूस से प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसीलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से रूस बहुत महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश भारत कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, मैंने बताया ना तापी जो परियोजना है उसके माध्यम से भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी, भारत जो है रूस में जहां पर तेल खनन हो रहा है, जो आपका कमचट का प्रायद्वीप है और उसका जो सुदूर पूर्वी इलाका है, वहां पर एक जो ऑयल क्षेत्र है जहां से तेल निकाला जा रहा है, उसमें भारत की कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, उसका कुछ हिस्सा है, साझेदारी है और निवेश जो है भारत का लगातार शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु जो रिएक्टर्स हैं वो रूस भारत को बना के देता है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट आपने GSLV नाम सुना होगा, तो GSLV जो रॉकेट है वो कौन दे रहा है आपको? वो रूस ही दिया। सबसे पहला जो इंजन दिया था एक्चुअल में क्रायोजेनिक, वो इंजन आपको रूस ने ही दिया था। हालांकि अब भारत ने इस क्रायोजेनिक इंजन का भारतीयकरण, स्वदेशीकरण कर लिया है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के में साझेदार हैं। इस तरीके से ये लेसन आपका यहाँ से पूरा होता है। इसके साथ ही अपन एक रिवीजन के तौर पे एक यहाँ पर बहुत बढ़िया आपके सारणी दे रखी है, उसको अगर अपन थोड़ा देख लें तो अपने को थोड़ा फायदा हो सकता है। ये देखिए एक उदाहरण के रूप में, या ये रिवीजन के रूप में, उदाहरण क्या, सॉरी, आप रिवीजन देख लीजिए इसको। एक रिवीजन के रूप में देखिए कि सोवियत रूस का विघटन किस प्रकार हुआ है। इसका आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं, डेट वाइज यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा रूस के जो प्रमुख नेता रहे हैं शुरुआत से लेकर के, सोवियत संघ के जो आपके नेता रहे हैं उनके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कई बार इनमें से भी प्रश्न आ सकता है। तो अपन अगले कुछ मिनट के लिए इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड के अंदर मोस्टली जो बॉक्सेज है उनमें से सवाल बनता ही है। तो सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन जी के बारे में देखते हैं हम। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, सवाल आ सकता है कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन थे। 1917 की जो रूसी क्रांति थे उसके वो नायक थे, हीरो थे। और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी व्लादिमीर लेनिन ही थे। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाना और लागू करना, उसमें जो है महारथी रहे हैं आप। पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत व्लादिमीर लेनिन रहे हैं। अगले हैं जोसेफ स्टालिन। इनका नाम बड़ी आदर के साथ में लिया जाता है। लेनिन के उत्तराधिकारी रहे हैं आप। सोवियत संघ के मजबूत बनाने के दौर में 1924 से 1953 में नेतृत्व किया। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, जो आपके कह सकते हैं ना लागू करना मार्क्सवाद को, वो आपने बहुत तेजी से किया था। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार भी ठहराए गए हैं। इसके बाद ये सोवियत संघ के नेता के रूप में निकिता क्रुश्चेव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964 स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक रहे। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, जिसमें खासतौर से पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को लागू करने वाले या उसका सुझाव देने वाले कौन थे, तो वो थे आपके निकिता क्रुश्चेव। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल रहे थे आप।
अगला देखिए आप, सोवियत संघ के नेता के रूप में लियोनिड ब्रेजनेव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1964 से 1982। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, जैसे नेटो संगठन है उसी तरीके से इन्होंने एशिया के लिए एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की का सुझाव इन्होंने दिया था। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी का जो दौर चला उससे रिलेटेड रहे थे आप। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन और अफगानिस्तान में जो 1983 का जो आक्रमण था, 82-83 या उससे पहले का 83 में तो वापस जाना पड़ा था उनको, तो ये सारी चीजें इनके ही कार्यकाल में हुई थी। फिर सोवियत संघ के अगले नेता के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव, हम सभी को पता है कितने महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ के विघटन के समय में आप ही राष्ट्रपति रहे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, अपने को ये ध्यान रखना है। पेरेस्ट्रोइका जिसको पुनर्रचना और ग्लासनोस्त जिसको खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार उन्होंने शुरू किए थे। ये अंडरलाइन कीजिए, सवाल कई बार बना है, यहाँ से फिर से बन सकता है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियां किसकी थी, तो मिखाइल गोर्बाचेव की। अमेरिका के साथ हथियारों की जो होड़ लग गई थी, परमाणु हथियारों से लेकर के अंतरिक्ष में जो हथियारों तक की जो होड़ थी उसको उन्होंने कम किया। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाया गया। जर्मनी के एकीकरण में सहायक रहे, हमने पाठ के शुरुआत में ही देखा ही है। शीत युद्ध समाप्त किया, सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी इनके ऊपर लगा है। आप इसको एक बार जो है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप एक बार घर पे वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखिएगा, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट क्रिएट हो ना तो आप मेरे से वापस पूछ लीजिएगा। अब आते हैं बोरिस येल्त्सिन, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति। देखिए आप यहाँ पे आ जाते हैं रूस के राष्ट्रपति, कहाँ के, रूस के। इससे पहले वाले किसके थे भाई, सोवियत संघ के थे, यूएसएसआर के थे। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के केंद्र तक पहुंचे, गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए, बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की और संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जो आपके शॉक थेरेपी है ना, वो उन्हीं के बोरिस येल्त्सिन के काल में ही हुई थी। इस तरीके से हमने इस लेसन को पढ़ लिया है। यहाँ पर ये जो मध्य एशिया के देश हैं उसको अपन यहाँ मैप में एक बार देख सकते हैं, पूर्वी यूरोप के देश है उनको देख सकते हैं। ये मैप को आप आराम से एक बार समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। ये रूसी संघ का जो नक्शा है, नीला नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे देश है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, ये सारे देश हो गए आपके जो मध्य एशिया के देश हैं। जो कि भारत के नक्शे के दृष्टिकोण से देखें ना अपन, तो भारत से ऊपर की तरफ और भारत और रूस के बीच में ये देश आते हैं, लगभग मध्य एशिया के मध्य में। फिर अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। फिर टर्की जो है अजरबैजान को सपोर्ट करता है, अपन ने नगर्नो कराबाख का मुद्दा यहाँ पर पढ़ा ही है। फिर आप देखिए जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं जिसमें आपका बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनिग्रो और सर्बिया, ये देश अपन यहाँ मानचित्र पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये अपना जो लेसन है वो पूरा हुआ। इस लेसन से जो क्वेश्चन आंसर है इसके संबंध में आपको जो अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो उसके लिए लेकर आ जाऊंगा मैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।